अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, मेआरी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। मैं आप सब से माज़रत चाहता हूँ कि वीडियो ज़रा ताख़ीर से आ रही है, क्योंकि बकरीद की वजह से ज़रा मसरूफ़ियत बढ़ गई थी। बहरहाल फिर से हम लोग आ चुके हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करते रहिए ताकि हौसला अफ़ज़ाई होती रहे। नाज़रीन, आज हम लोग आपके निसाब में शामिल बाब अव्वल सैर तीसरे दरवेश की के चौथे हिस्से को देखने वाले हैं, चौथा और आखिरी हिस्सा। इसमें हम लोग क़िरात और वज़ाहत को देखेंगे। इससे क़ब्ल हम लोगों ने हिस्सा अव्वल को देखा, इसे आप ज़रूर देखिए, हिस्सा दोम को भी और तीसरे हिस्से को भी देख लीजिए। और आज जो चौथा हिस्सा है, ये चारों हिस्सों में जो क़िरात और वज़ाहत की गई है, इसे आप ज़रूर से देखिए। जब आप इसे देख लेंगे तो आप इसके हवाले से जो मतन से जो भी अगर इक़्तिबास आ जाए या जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो आप बआसानी हल कर पाएंगे। इसलिए मतन बेहद अहम हो जाता है, उसे आप ज़रूर देखिए। और काफ़ी मेहनत भी लगती है इसे हल करने में, मतन को समझाने में। इसीलिए आप इस मेहनत को रायगा जाने मत दीजिए, इसे आप देखिए, समझिए और हल कीजिए। आप अपने इम्तिहान में उम्दा मार्क्स लाएंगे तो मेरी कामयाबी होगी। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो सैर तीसरे दरवेश की बाब अव्वल है, इसके हवाले से जो अहम मारूज़ी सवालात हैं वो, और मीर अमन दहलवी के हवाले से कि आपके इम्तिहान में कौन कौन से मुमकिना MCQs हैं, उनको हम लोग हल करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ क़िरात वाली जो वीडियोज़ हैं उसका सिलसिला ख़त्म होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि शहज़ादा और शहज़ादी जो है वो बहज़ाद ख़ान के घर में आकर के रहता है, दरवाज़ा खुला छोड़ देता है। और उसके बाद जो है एक कुटनी आती है जिसे बहज़ाद ख़ान मार देता है। और उसका जो वाक़यात पेश आते हैं आप देख चुके हैं, दरवाज़ा खोला छोड़ दिया। अब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। रिकेप के लिए आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए। मलिका ने मुस्कुराकर फरमाया कि शहज़ादा अपने ग़ुलाम की हवेली कहकर मुझे ले आया और मुझको फुसलाया। उसने इल्तिमास किया कि शहज़ादे ने बयान वाक़ई कहा, जितनी खल्क़ुल्लाह है बादशाहों की लौंडी ग़ुलाम हैं, उन्हीं की बरकत और फैज़ से सबकी परवरिश और निभा है। ये ग़ुलाम बेदाम दिरम ज़र ख़रीद तुम्हारा है, लेकिन भेद छुपाना अक्ल का मुक़्तज़ा है। कह रहा है वो जो बहज़ाद ख़ान बताता है कि, तो मलका मुस्कुरा करके कहती है कि ये जो है शहज़ादा कहता है कि ये ग़ुलाम उनके ग़ुलाम का घर है। तो वो बहज़ाद ख़ान कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम शहज़ादे का ग़ुलाम ही हैं, क्योंकि जो भी बादशाहत में जो भी लोग होते हैं, इनका मानना है कि वो सब बादशाहों की वजह से इनका घर चलता है, रोज़ी रोटी का मामला है, तो सब ग़ुलाम हुए बादशाहों के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक दो लफ्ज़ है, खल्क़ुल्लाह माने कि हम लोग, और लौंडी ग़ुलाम ग़ुलाम के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक और लफ्ज़ है कि दाम दिरम, है ना, जिसकी कीमत हो। तो कहता है कि बेदाम दिरम, यानी कि बग़ैर कीमत के हम सब आपके ग़ुलाम हैं, ठीक है। यानी कि वो दिल बहला रहा है बहज़ाद ख़ान इन दोनों का। ऐ शहज़ादे, तुम्हारा और मलिका का इस गरीब खाने में तवज्जो फरमाना और तशरीफ़ लाना मेरी सआदत दोनों जहान की है। और अपने फ़िदवी को, फ़िदवी यानी कि जो फ़िदा हो, जो जान निसावर करे, को सरफराज़ किया। मैं निसार होने को तैयार हूँ, किसी सूरत में जान व माल से दरेग न करूँगा। आप शौक़ से आराम फरमाइए, अब कौड़ी भर ख़तरा नहीं। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे दो तीन लफ्ज़ पे समझा दूँ। जैसे सआदत यानी कि खुश नसीबी की बात है, फ़िदवी जान निसार करने वाला, सरफराज यानी कि एजाज़ किया, निसार यानी जान देना, किसू यानी कि किसी सूरत, ठीक है, जानो माल से दरेग यानी कि पीछे नहीं हटेगा। ये कह रहा है कि देखिए अब आप सही जगह में आए हैं, आप आइए बग़ैर ख़तरा के यहाँ पे रहिए, सुकून से रहिए, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, मैं जानो माल से आपकी खिदमत करूँगा, ठीक। ये मुर्दार कुटनी, मुर्दार कहते हैं, देखिए औरतों को गाली देने के लिए मुर्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। मुर्दार की लुग़वी मानी है मुर्दा के, जो मर गया हो। अब ये मुर्दार कुटनी से कौन मुराद है? ये मुर्दार कुटनी जिसे उन्होंने अभी मार के आया बाहर, घर के बाहर। ये मुर्दार कुटनी अगर सलामत जाती तो आफत लाती। अब जब तलक मिजाज शरीफ चाहे बैठे रहिए, और कुछ दरकार हो इस खानाजात को कहिए, सब हाजिर करेगा। और बादशाह तो क्या चीज़ है, तुम्हारी खबर फरिश्तों को भी ना होगी। उस जवां मर्दी ने ऐसी ऐसी बातें तसल्ली की जवां मर्द ने ऐसी ऐसी बातें तसल्ली की कहीं कि टुक खातिर जमा हुई। तब मैंने कहा शाबाश तुम बड़े मर्द हो, इस मुरव्वत का एवज़ हमसे भी जब हो सकेगा तब ज़हूर में आवेगा। अब जो है काफ़ी पजीराई हुई, खातिर जमा की बातें कही बहज़ाद ख़ान ने कि अब आप बेफ़िक्र होकर रहिए,
बादशाह को भी खबर नहीं होगी, किसी को खबर नहीं होगी, आप आराम से जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। तो शहज़ादा बता रहा है, जो दरवेश है वो कह रहा है अपने फ़कीरों को कि इनकी बातों को सुन के जो है मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, और जो है हमने भी कहा कि इसका इनाम हम ज़रूर देंगे जब हमारा हाल बेहतर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा ग़ुलाम का इस्म बहज़ाद ख़ान है, गरज 6 महीने तक जितनी शर्त खिदमत की थी बजान दिल बजा लाया, खूब आराम से गुजरी। उन्होंने अपना नाम बताया, यानी कि जिसके घर में मलिका और शहज़ादा जो है चला जाता है उसका नाम है बहज़ाद ख़ान, उस गुलाम का। ठीक है, जो उस कुटनी को मारता है। तो अपना नाम बताया, 6 महीने तक इसके यहाँ पे रहा। इसको आप याद कर लीजिए, 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक बादशाह, ये शहज़ादा और शहज़ादी इसके यहाँ आराम से गुजारा। एक दिन मुझे यानी कि 6 महीना गुजर जाने के बाद बहज़ाद खान के घर में दरवेश जब 6 महीना गुजार गया, उसके बाद देखिए, एक दिन मुझे अपना मुल्क और माँ बाप याद आए, इसलिए नहायत मुतफ़क्किर यानी कि फ़िक्रमंद बैठा था। मेरा चेहरा मलीन यानी कि उदास देखकर बहज़ाद खां रूबरू हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ और कहने लगा कि इस फिदवी से अगर कुछ तक़सीर यानी कि गुनाह चरण बरदारी में वाक़, चरण बरदारी की खिदमत करने में वाक़ हुई हो तो इरशाद हो। यानी कि एक दिन वो 6 महीना गुजर चुका है, और उससे पहले भी देखे होंगे आप, पहाड़ पे काफ़ी वक्त गुजरा था, फिर फ़रंग आने में काफ़ी साल, फिर तो काफ़ी अरसा गुजर गया। तो तीसरे दरवेश को अपने घर यानी अजम और बादशाह माँ बाप की याद आने लगी, तो वो उदास बैठा हुआ था। बहज़ाद खान उसको देख के उसको ऐसा लगा कि मेरी खिदमत में शायद कोई कमी रह गई है, इसलिए उदास है, माफ़ी मांग रहा है कि कोई गुनाह हुई हो खिदमत करने में तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो क्या कहता है देखिए, मैंने कहा अज़ बराए खुदा ये क्या मज़कूर है, तुमने ऐसा सलूक किया कि इस शहर में ऐसे आराम से रहे जैसे अपनी माँ के पेट में कोई रहता है। नहीं तो ये ऐसी हरकत हमसे हुई थी कि तिनका तिनका हमारा दुश्मन था। ऐसा दोस्त हमारा कौन था कि ज़रा दम लेते, खुदा तुम्हें खुश रखे, बड़े मर्द हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो तुम्हारे यहाँ ऐसे महफूज हैं जैसे माँ के पेट में कोई महफूज होता है, सबसे ज़्यादा महफूज कोई माँ के पेट में होता है। तो वही कह रहा है कि हम इस तरह महफूज थे, वरना हम तो चूँकि शहज़ादी को भगाए थे, बादशाह से दुश्मनी मोल लिए थे, तिनका तिनका मेरा दुश्मन था, लेकिन तुम बहुत ही भयानक दोस्ती अदा किए मुझसे, खुदा तुम्हें बड़े मर्द हो। तब उसने कहा अगर यहाँ से दिल बर्दाश्ता यानी कि भर गया हो, दिल उड़ गया हो, तो जहाँ हुक्म हो वहाँ खैर आफियत से पहुँचा दूँ। फ़कीर बोला कि अगर अपने वतन तक पहुँचूँ तो वालिदैन को देखूँ, मेरी तो ये सूरत हुई, खुदा जाने उनकी क्या हालत हुई होगी। मैं जिस वास्ते जला वतन हुआ था, यानी कि वतन से चला था, वतन को छोड़ा था, मेरी तो आरजू बराई, आरजू बराई यानी कि आरजू पूरी हो गई। अब उनकी भी कदम बोसी वाजिब है, मेरी खबर उनको कुछ नहीं कि मुआ या जीता है। मुआ के माने मर गया या जीता है, यानी जिंदा है। मुआ या जीता है, उनके दिल पर क्या कलक गुजरता होगा, क्या दुख गुजरता होगा। वो जवान मर्द बोला कि बहुत मुबारक है, चलिए। यानी कि वो इसलिए उदास बैठा था क्योंकि उसको अपना घर याद आ रहा था। तो वही कह रहा है कि इतना वक्त गुजर गया, मेरे माँ बाप पे क्या दुख गुजर रहा होगा पता नहीं। उसको तो ये भी नहीं पता कि हम मर गए हैं या जिंदा हैं। तो वो बहज़ाद खान कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलिए। ये कह के एक राज घोड़ा, तुर्की 100 कोस चलने वाला, और एक घोड़ी जल्द जिसके पर नहीं कटे थे लेकिन शाइस्ता मलका की खातिर लाया और हम दोनों को सवार करवाया। फिर ज़िरा बख्तर पहन सिलाह बांध ओपची बन अपने मुरक्कब पर चढ़ बैठा और कहने लगा ग़ुलाम आगे हो लेता है, साहिब खातिर जमा से घोड़े दबाए हुए चले आवे। अब देखिए यहाँ पे राज घोड़ा तुर्की की है ना, यानी कि तुर्की का राज यानी कि सरदार घोड़ा, यानी कि तुर्की में जो सबसे मशहूर घोड़ा दौड़ने के लिए अव्वल नंबर का वो घोड़ा, और घोड़ी जल्द, जल्द के माने भी तेज़ रफ्तार चलने वाला है। जल्द माने तेज़ी नहीं है, ये उजलत नहीं है, हम लोग जल्दी करो वो नहीं है, जल्द से मतलब तेज़ दौड़ने वाला है। ठीक है, तो तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा जो है इन लोगों के लिए लाया और निकल पड़ा। आगे बहज़ाद खान है, बोला चलिए आप आराम से बेफिक्र होकर मेरे साथ साथ चलिए। जब शहर के दरवाजे पर आया, एक नारा मारा और तबर से कुफल को यानी कि ताले को तोड़ा और नेहबानों को डांट डपट कर ललकारा के जो दो अपने खाविंद को जाकर कहो कि बहज़ाद खां मलिका मेहरनिगार और शहजादा कामगार को जो तुम्हारा दामाद है हाके पुकारे लिए जाता है, अगर मर्दूमी का कुछ नशा है तो बाहर निकलो और मलिका को छीन लो। ये न कहियो कि चुपचाप ले गया, नहीं तो किले में बैठे आराम क्या करो। मर्दूमी यानी कि हिम्मत आजमाई,
बहादुरी का अगर कोई मामला हो। और कह रहा है कि वो जब गया निगहबानों को दरवाजे पे जा करके मारा, डांटा डपटा और बोला कि जाओ बादशाह को कह दो कि हम शहजादा और शहजादी को लेके जा रहे हैं। शहजादी के वालिद यानी जो बादशाह हैं, ठीक है, उनको कह दो, वरना बाद में ना कहे कि हम उसको चुप के लेके गए। ठीक, ये खबर बादशाह को जल्द जा पहुंची। वज़ीर और मीर बख्शी को हुक्म हुआ, मीर बख्शी कहते हैं मीर सिपा सलार, सिपा सलार जो होता है सिपाही, ये लोग आ चुका। इन तीनों मतलब बादशाह जो वज़ीर और मीर बख्शी को, अपना ख़ास वज़ीर को और मीर बख्शी को क्या हुक्म देता है, उन तीनों बदज़ात मुफसिदों को बांध कर लाओ। तीनों मुफसिद यानी फसाद बर्पा करने वाला बागी। कौन तीनों? बहज़ाद खान, शहजादी और दरवेश। ठीक है, उन तीनों को लाओ या उनके सर काट कर हुजूर में पहुंचाओ। एक दम के बाद गट फौज का नमूदार हुआ और तमाम ज़मीन और आसमान गर्दबाद हो गया। यानी कि कुछ ही पल में फौजियों का जो है एक ग्रुप जो है वो आ गया वहाँ पे। और चूँकि जब घोड़ा दौड़ता है तो बालू धूल उड़ती है, आप जानते हैं, तो पूरा एकदम धूल धूल हो गया फ़ज़ा। बहज़ाद खान ने मलका को और इस फ़कीर को एक दर में पुल के 12 पुले और जौनपुर के पुल के बराबर था खड़ा किया और आप घोड़े को टंगिया कर उस फौज की तरफ फिरा और शेर की मानिंद गूंज कर मरकब को डपट कर फौज के दरमियान घुसा। तमाम लश्कर काई साफट गया और ये दोनों सरदारों तलक जा पहुंचा। दोनों के सर काट लिए। जब सरदार मारे गए लश्कर तितर बितर हो गया। यानी कि जब वो फौजी सिपाही आ गए तो ये क्या किया, इसको एक पुल के अंदर जो है रख दिया और ख़ुद जो है वो चले गए लड़ने के लिए। ठीक है, अब लड़ने जो गए तो एक पल में तमाम फौजियों को मारते हुए वो वज़ीर, बादशाह के वज़ीर और मीर बख्शी तक पहुंचा और दोनों का सर काट लिया। ठीक, अब जाहिर ज़्यादा जब सर काट लिया तो जब लीडर मर जाए, सिपा सालार मर जाए तो फौज जो है भाग जाती है, तितर बितर हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, देखिए कहावत है कि सिर से सिर वाह, यानी कि अगर सर है तब ना पगड़ी है, अगर सर ही ना हो तो पगड़ी कहाँ बांधेंगे आप, वही मामला है। तो जब सिपा सलार ही मर गया तो तमाम भाग गए, राई हो गई। वहीं आप बादशाह कुटनी फौज बख्तर, बादशाह कितनी फौज बख्तर पोशों की साथ लेकर कुमक आवे। कुमक कहते हैं वो सिपाही जो जंग में भेजे जाते हैं एक्स्ट्रा। तो बादशाह फिर से दूसरे फौजियों को, सिपाहियों को भेजे। उनकी भी लड़ाई उस यक्का जवान ने मार दी, शिकस्त फाश खाई। बादशाह पसपा हुए, सच है फतह दाद इलाही है, लेकिन बहज़ाद खान ने ऐसी जवामर्दी की कि शायद रुस्तम से भी ना हो सकती। रुस्तम जो है अपने लिए, अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। बादशाह जब दोबारा सिपाही लेकर के आए तो उनको भी वो मार दिए। ठीक है, तो वही कहता है सच है फतह दाद इलाही, यानी कि अल्लाह ताला की इनायत है, अता करदा है। सबको हरा दिए बहज़ाद खान अकेले। यानी कि अपने घर से जब शहज़ादा यानी दरवेश और शहज़ादी को लेके निकलता है तो बादशाह को खबर पहुंचाता है कि हम लेके जा रहे हैं, अगर किसी में दम है तो रोक ले। तमाम वो लोग फौजी लेकर आता है, सबको हरा के अब वो लोग आगे जा रहा है। जब बहज़ाद खान ने देखा कि मतलब साफ हुआ, जब कौन बाकी रहा जो हमारा पीछा करेगा, बेविश्वास होकर और खातिर जमा कर जहां हम खड़े थे आया और मलका और हमको मुझको साथ लेकर चला। सफ़र की उम्र कोता होती है, यानी सफ़र की उम्र कम होती है। थोड़े अरसे में अपने मुल्क की सरहद में जा पहुँचे। एक अर्ज़ी सही सलामत आने की बादशाह के हुजूर में जो क़िबलागाह मुझ फ़कीर के थे लिख कर रवाना की, जहाँ पनाह पढ़कर शाद हुए। 2 गाना शुक्र का अदा किया, जैसे सूखे धान में पानी पड़ा। खुश होकर सब अमीरों को जिलों में लेकर इस आजिज़ के इस्तकबाल की खातिर लबे दरिया खड़े हुए और निवारों के वास्ते मीर बहर को हुक्म किया। यानी कि वहाँ से जब बहज़ाद खान तमाम फौजियों को मारने के बाद ले निकलता है तो बहुत जल्द जो है अपने मुल्क पहुँच जाता है और ये एक ख़त लिख करके अपने आजम के बादशाह यानी कि अपने वालिद साहब को लिख के भेजता है। वो ख़त पढ़ के शाद यानी कि खुश हो जाता है और उसके बाद तमाम सिपाहियों को लेकर के उसके इस्तकबाल के लिए आते हैं। जिलो कहते हैं, जब आप देखेंगे इस्तकबाल के लिए जो घोड़े को सजाया जाता है इस्तकबाल के लिए तो उसको जिलो कहते हैं। तो जिलो के साथ यानी कि इस्तकबाल के लिए घोड़े को सजा उजा करके लेकर के आते हैं। अब क्या बोलते हैं, जैसे सूखे धान में पानी पड़ा, यानी कि सूखा धान में जब पानी पड़ता है तो धान जी उठता है। तो ये कहता है कि चूँकि माँ बाप जब बच्चों के हवाले से खबर सुनता है तो जी उठता है। लबे दरिया लेकर के आया और निवार कहते हैं, वो आप देखेंगे नदी पार करने के लिए तख्ती से जो बनाया जाता है पुल ना, 4-5 इंच की तख्तियों को, उसको निवार कहते हैं। तो चूँकि
ये दरिया के इस पार बादशाह, दरिया के उस पार शहज़ादा है। तो मीरे बहर को यानी कि जो समंदर का, जो दरिया का जो लीडर है, जो काम करता है, उसको बोला कि वहाँ पे एक पुल भी बना दो। मैंने दूसरे किनारे पर सवारी बादशाह की खड़ी देखी, कदम बोसी की आरजू में घोड़े को दरिया में डाल दिया, हीला मारकर हुजूर में हाजिर हुआ, मुझे मारे इश्तियाक के कलेजे से लगा लिया। अपने वालिद साहब से जल्द जाकर के दरिया पार किया और जाके मिल लिया। अब एक और आफत नागहानी पेश आई, मतलब अचानक एक और आफत जो है आ गई कि जिस घोड़े पर मैं सवार था शायद वह बच्चा उसी मादियान का था, यानी कि उसी जिस पे वो सवार था वो मर्द है। आप वहाँ देखे थे ना, ऊपर में जो लिखा था कि तुर्की से लाया था, और जिस पे मलका है वो औरत है। तो यही कह रहा है कि जिस पे ये सवार था ऐसा लग रहा है कि जिस पे मलका सवार है उसका बच्चा है ये, या फिर जिनसियत के बाइस, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये मर्द घोड़ा है, वो औरत घोड़ा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि इस घोड़े को वो नदी के उस पार देख के इसने भी जो है जल्दी करके अपने तय मलका समेत मेरे पीछे दरिया में गिराया, यानी कि दरिया में ये भी जो है छलांग लगा दी, ये भी घोड़ा जिस पर मलका सवार है। मलका ने घबरा के बाग खींची, बाग यानी कि जो नाक से जो रस्सी निकली होती है उसको जो खींची, वो मुंह की नरम थी, उलट गई। मलका गोते खाकर बामा घोड़ा यानी कि घोड़े के साथ दरिया में डूब गई कि फिर उन दोनों का निशान नजर न आया। बहजाद खान ने यह हालत देखकर अपने तय घोड़े समेत मलका की मदद की खातिर दरिया में पहुंचाया। वो भी उस भंवर में आ गया, फिर निकल न सका। बेहतरे हाथ पांव मारे, कुछ बस न चला, डूब गया। यानी कि क्या हुआ कि नदी जब ये पार किया दरवेश, तो जिस घोड़े पे शहजादी बैठी हुई थी वो घोड़ा भी जो है छलांग लगा दी और डूब गई। बहजाद खान उसको बचाने के लिए छलांग लगाया, वो भी डूब गया। भांवर में वो दोनों डूब के रह गया। बहुत हाथ पांव हमारा यानी कि जाल मंगवाया गया वगैरह वगैरह, जो भी डूबे हुए इंसान को निकालने के लिए किया जाता, लेकिन कोई पता ना मिल सका, बेहतर हाथ पांव हमारे लिखने में मिल सका। हाँ, जहां पना ने यह वारदात देखकर महाजाल मंगवाकर फेंकवाया और मल्लाहों और गोताखोरों को फरमाया। दोनों ने सारा दरिया छान मारा, ठा की मिट्टी यानी कि तह की मिट्टी को ले आए, पर वे दोनों हाथ ना आए, यानी कि वो दोनों नहीं मिला, डूब गया। बहजाद खान और शहजादी डूब गई। या फुकरा, यह हादिसा ऐसा हुआ कि मैं सौदाई और जुनूनी हो गया। अब फिर ये अपने फ़कीरों को बता रहा जहाँ बैठा हुआ है, और फ़कीर बनकर यही कहता फिरता, इन नैनों का यही बसेक, वो भी देखा ये भी देख। अगर मलका कहीं गायब हो जाती या मर जाती तो दिल को तसल्ली आती, फिर तलाश को निकलता या सब्र करता। यानी कि अगर कहीं खो जाती तो तलाश करता, अगर मर जाती तो सब्र करता। लेकिन ऐसा हो कि उनके सामने में डूब गई वो। लेकिन जब नज़रों के रूबरू गर्क हो गई तो कुछ बस न चला। आखिर जी में यही लहर आई कि दरिया में डूब जाऊं, शायद अपने महबूब को मर कर पाऊँ। यहाँ को होगा, महबूब को मर कर पाऊँ। तो सोचता है कि अगर हम मर जाएंगे तो महबूब को पा लेंगे उसी दरिया में डूब के। एक रोज़ रात को उसी दरिया में बैठा और डूबने का इरादा कर कर गले तक पानी में गया। चाहता हूँ कि आगे पाँव रखूँ और गोता खाऊँ। वही सवार बुरका पोश जिन्होंने तुमको बशारत दी है आ पहुँचे, मेरा हाथ पकड़ लिया और दिलासा दिया कि खातिर जमा रख। अब यहाँ पे जो बुरका पोश है इसके पीछे कहानी है। चारों दरवेश के पास यही जाता है, चारों दरवेश इसी तरह से किसी न किसी वजह से पछताता है और जब मरने जाता है तो यही बचा लेता है। तो इसी दरिया में जब ये डूबने के लिए गया तो बुरका पोश जो है यानी कि नकाब डाला हुआ चेहरे पे, ये आता है और हाथ पकड़ के इसको बचा लेता है। ठीक है, मलिका और बहजाद खान जीते हैं। अब वो आकर के क्या कह रहा है इनको, दरवेश को, कि मलिका और बहजाद खान जो जिंदा है, तुम हौसला रखो, हिम्मत रखो। तू अपनी जान नाहक क्यों खोता है, बेकार में अपनी जान मत दो। दुनिया में ऐसा भी होता है, खुदा की दरगाह से मायूस मत हो। अगर जीता रहेगा तो तेरी मुलाकात उन दोनों से एक ना एक रोज़ हो रहेगी। अब तू रोम की तरफ जा, और भी 2 दरवेश दिलरेश वहाँ गए हैं, उनसे तू जब मिलेगा अपनी मुराद को पहुँचेगा। तो वो बुरका पोश इनको क्या कहता है, नकाब पोश आदमी, कि तुम मत मरो, वो दोनों जिंदा है, तुम जो है रोम के लिए निकल जाओ। वहाँ पे और भी दरवेश मिलेंगे, जब तुम लोग सब मिल जाओगे तो तुम्हारी जो मुराद है वो पूरी हो जाएगी। या फ़ुक़रा बमूजिब हुक्म अपने हादी के, यानी कि उस इंसान के हुक्म के मुताबिक मैं भी खिदमत शरीफ में आकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद कवी यानी कि ताकतवर उम्मीद, यानी कि मजबूत उम्मीद यही है कि हर एक अपने अपने मतलब को पहुँचे। इस टुगर गदा का यानी कि
सूफी इंसान का ये अहवाल था जो तमाम कमाल कह सुनाया। तो ये तीसरे दरवेश का वाक़या था जो आप सुन चुके हैं। तीसरे दरवेश के साथ क्या होता है मुकम्मल बात आप जान चुके हैं कि तीसरा दरवेश जो है अजम के बादशाह का बेटा है, जो कि एक दिन सैर करने के लिए निकलता है और हिरन के पीछे पड़ता है और शाम हो जाती है। वो हिरन को तीर मारता है और उसके बाद एक पहाड़ पे जाके देखता है कि एक बुज़ुर्ग उसका तीर निकाल रहा है। वो भी मदद करता है खा पी करके। एक देखता है कि वो बुज़ुर्ग जो है एक औरत एक मूर्ति की परस्तिश कर रहा है। तो वो पूछता है वजह। वो बताता है कि ये फ़रंग की मालिका है जहाँ वो जाता है। फिर वो बताता है कि वो सौदागर है, नोमान सैय्या उसका नाम है। वो जाता है वहाँ और मलिका जो है उसको कहती है नोमान सैय्या को कि तुम एक ख़त पहुँचा दो, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। वो ख़त लेके जाता है एक बाग दिलकुशा में जहाँ पे एक कैदी जवान मुक़य्यद है, जिसे वो ख़त देने जाता है, लेकिन तुरंत उस पर हमला हो जाता है। उसे मार कर गिरा दिया जाता है, वो बेहोश हो जाता है। उसकी जब आँख खुलती है तो दो सिपाही जो है बात कर रहे होते हैं कि इसकी लाश को चील कौवों को खिला देते हैं। दूसरा कहता है कि नहीं, बादशाह को अगर हुक्म हो गया तो वो हम लोगों को मार देगा। इसकी आँख खुलती है, कहता है कि नहीं, मुझ में भी कुछ जान बाकी है, मुझे बताओ कि आखिर मुझ पे क्या हुआ, ये क्या माजरा है। फिर एक सिपाही बताता है कि तुमने जिसे ख़त देने के लिए आया तुम जिसे ख़त देने के लिए आए थे वो यहाँ के बादशाह का बेटा है। यहाँ के बादशाह जब बुज़ुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, जब उनकी मौत का वक्त आ गया तो उन्होंने अपने छोटे भाई को हुक्म दिया कि मेरा बेटा अभी छोटा है, जब ये बड़ा हो जाए तो हुकूमत इनके हाथ में कर देना और अपनी बेटी से शादी करा देना। और ये कह के ये वसीयत करके उसका बाप यानी बादशाह मर जाता है। उसका छोटा भाई जो ऐसा नहीं करता, गद्दारी कर लेता है, उसके बेटे को पागल साबित करके कैद कर देता है जिससे वो ख़त देने गया था। तो फिर एक कहता है कि उसकी बेटी जो है वो इस पे फ़िदा है, ये दोनों आशिक माशूक है जिसका ख़त तुम लेकर के आए थे। तो एक दूसरा सिपाही कहता है कि हाँ, एक वज़ीर ने शहज़ादी को जो है मना लिया है, मंसूबा बनाया है कि उसी के हाथ से इसका कत्ल करवा देगा, अभी यही होने वाला है। तो नुमान से कहता है अच्छा ठीक है, मरते मरते ये भी देख लेते हैं। तो जब शहज़ादी मारने के लिए आती है तो उससे गले मिल जाती है। वज़ीर चाहता है कि उसको मार दें, लेकिन एक तीर उसको मार देता है। ये देख करके मलिका महल चली जाती है, बादशाह भी महल, और दिलकुशा बाग में उसी जवान को फिर से कैद कर दिया जाता है। ये देखने के बाद जो है कुछ और भी सिपाही नोमान सैय्या को ले जा कर के मलिका के हुजूर में पेश करते हैं। वहाँ पे जा कर के उसका इलाज होता है, मलिका उसको कीमत देती है और उसको रवाना कर देती है। वही पहाड़ पे जा कर के बैठता है और मलिका की मूर्ति बना कर के परस्तिश करता है और बताता है यही मेरा किस्सा है। उसके बाद दरवेश जो है, तीसरा दरवेश अजम के बादशाह का बेटा, वो सोचता है कि मुझे भी देखना है फ़रंग की शहज़ादी को। वो भी निकल पड़ता है, बहुत जिद्दोजहद के बाद वहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद जो है वहाँ देखता है एक मर्द एक सिपाही के तवस्सुत से मलिका तक पहुँचता है। मलिका उसको कहती है कि मुझे यहाँ से लेकर के चले जाओ, भाग। तो दोनों भाग पड़ता है। रास्ते में एक घर मिलता है जिसमें ताला लगा होता है। उस घर में वो लोग जाता है, खाना पीना खाता है। एक औरत आती है जो कि कुटनी होती है, जो पता लगाने आती है कि शहज़ादी कहाँ है। उसको एक सिपाही मार देता है। वो वही सिपाही होता है जिसका वो घर है और उस सिपाही का नाम बहज़ाद खान है। इस घर में शहज़ादा और शहज़ादी जो है करीब 6 महीने रहने के बाद फिर तीसरा दरवेश अपने मुल्क अजम को निकल पड़ता है। बहज़ाद खान उन लोगों को लेके जाता है। कुछ दिनों में वहाँ पहुँच जाता है। दरिया के किनारे में दरिया के उस साइड में उसके वालिद होते हैं और दरिया के इस साइड में ये लोग होते हैं। तो दरवेश जो है उस पार पहुँच जाता है और अपने वालिद साहब से मिल ही रहा होता है कि जिस घोड़ी पे शहज़ादी सवार थी वो घोड़ी दरिया में छलांग लगा देती है और डूबने लगती है। बहज़ाद खान ये देख के वो भी छलांग लगता है, वो भी डूबने लगता है, दोनों डूब जाता है। दरवेश जो है नाउम्मीद होकर के एक दिन मरना चाहता है कि एक नकाब पोश आकर के उसे बचाता है और कहता है कि वो दोनों जिंदा है, मुल्क रोम जाओ, वहाँ पे तुम्हारे जैसे और भी दरवेश होंगे, जिससे जब तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी उनसे तुम्हारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। यह है तीसरे दरवेश का किस्सा जो आप सुन चुके हैं। तीसरे दरवेश यानी कि इसमें और भी दरवेश होगा। ये बागो बहार से ये किस्सा लिया गया है। बागो बहार में कुल 4 दरवेश हैं, ठीक है, जिसमें से एक दरवेश के किस्से को आपने देखा। तो अब आप जो है चारों मतन को अच्छे से देख लीजिए ताकि इससे जो भी सवाल आएंगे वो आप हल कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम लोग जो है इससे
और मीर अमन दहलवी के हवाले से मौरूज़ी सवालात को देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों अहबाब को ज़रूर बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। आप जिस कद्र मोहब्बत जताएँगे उस कद्र मैं मेहनत कर पाऊँगा। आपकी मोहब्बत मेरी मेहनत। आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती रहे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।